क्या सच्चाई हमेशा अदालत में जीतती है? क्या सबूतों की कमी सच्चाई की भी कमी होती है? 29 सितंबर 2008 महाराष्ट्र के मालेगांव की तंग गलियों में एक बम विस्फोट हुआ। 6 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा घायल हुए। ये खामोशी किसी तूफान का लाजिम पेश खेमा है। ये खामोशी किसी तूफान का लाजिम पेश खेमा है। जरा सी खिड़कियां खोलो, घुटन में कौन बोलेगा? शहाफी की जुबां है या कलम है एक लिखारी का, ये दोनों चुप रहेंगे तो सुखन में कौन बोलेगा? खुश आमदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच। मैं हूं आपके साथ सिराजुस सबा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो 17 साल तक सुर्खियों में रहा, मालेगांव ब्लास्ट केस, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और 7 अन्य लोगों को हाल ही में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वो आतंकवादी नहीं हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या ये बरी होना उनकी बेगुनाही साबित करता है या फिर ये सबूतों के साथ हुई छेड़छाड़ और सिस्टम की नाकामी की कहानी है? आइए इस केस को शुरू से गहराई में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर सच क्या है। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर बम से भरी मोटरसाइकिल फट गई। इस धमाके में 6 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। स्थानीय पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। मौके से मिले सबूतों में एक मोटरसाइकिल, मिट्टी के नमूने, लोहे के टुकड़े और घायलों के खून के नमूने शामिल थे। लेकिन शुरुआत से ही जांच में खामियां दिखी। ब्लास्ट साइट को ठीक से सील नहीं किया गया, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका बढ़ गई। हालांकि कोर्ट ने बाद में कहा कि सबूतों की सुरक्षा में भारी लापरवाही हुई। पुरानी तस्वीरें देखें तो वो कुछ और ही कहता है। पुलिस ने शुरुआती जांच में कई अहम सबूत जुटाए। सबसे बड़ा सबूत था वो मोटरसाइकिल, जिसका फ्रेम नंबर और इंजन नंबर साध्वी प्रज्ञा के नाम पर रजिस्टर्ड था। मिट्टी के नमूनों में RDX प्लास्टिक विस्फोटक के अंश मिले। इसके अलावा कुछ सीक्रेट वीडियो CD और इंटरसेप्ट की गई फोन कॉल्स भी थी, जिनमें संदिग्धों की बातचीत रिकॉर्ड थी। 2009 में महाराष्ट्र के एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS ने जांच अपने हाथ में ली और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका के तहत पहली चार्जशीट दाखिल की। मकोका एक सख्त कानून है जिसे संगठित अपराध के लिए बनाया गया है। इस चार्जशीट में साध्वी प्रज्ञा और अन्य आरोपियों को आतंकवादी गतिविधियों से जोड़ा गया, लेकिन यहीं से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। 2009 से 2010 के बीच जांच में कई चौंकाने वाली खामियां सामने आई। मोटरसाइकिल का फ्रेम नंबर गायब। जिस बाइक को साध्वी प्रज्ञा से जोड़ा गया था, उसका फ्रेम नंबर पुलिस हिरासत में रहते हुए मिटा दिया गया। एक मोटरसाइकिल की पहचान उसके फ्रेम और इंजन नंबर से ही होता है। जब ये मिट गया तो बाइक की मलकियत साबित करना मुश्किल हो गया। वो वीडियो CD जिसमें कथित तौर पर संदिग्धों की गतिविधियां थी, पुलिस हिरासत में खराब हो गई। कोई बैकअप कॉपी नहीं रखी गई। कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR को धारा 65B के तहत सर्टिफाइड करना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिना सर्टिफिकेशन के ये सबूत कोर्ट में मान्य नहीं थे। सबूतों की फॉरेंसिक चेन यानी सबूतों का ट्रैक, कहां से लिया, किसे सौंपा, कहां भेजा, पूरी तरह टूट चुकी थी। इसका मतलब कोई नहीं बता सकता कि सबूत किसके पास थे और कैसे नष्ट हुए। इन सबूतों की हिफाजत ATS और बाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जिम्मेदारी थी, लेकिन 2011 में केस NIA को सौंपा गया और यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह बदल गई। 2014 में केंद्र में नई सरकार आई। इसके बाद NIA ने पुराने सबूतों की समीक्षा शुरू की, लेकिन कई सवाल उठे। NIA ने मकोका को इस केस से हटा दिया, जिससे साध्वी प्रज्ञा के बयानों और कबूलनामों को सबूत मानने की प्रक्रिया खत्म हो गई। खास सरकारी वकील रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि उन्हें NIA से नर्म रुख अपनाने का दबाव मिला। बाद में उन्हें इस केस से हटा दिया गया। गवाहों पर भी दबाव डाला गया। कई गवाहों ने अपनी बात बदली या बयान देने से मना कर दिया। 2016 तक सारे अहम सबूत या तो नष्ट हो चुके थे या कमजोर पड़ चुके थे। बाइक की मिल्कियत साबित नहीं हुई। RDX के सबूत बिना फॉरेंसिक चेन के बेकार हो गए और कॉल रिकॉर्ड्स भी कोर्ट में पेश नहीं किए जा सके।
31 जुलाई 2025 को कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा और 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि सबूतों की कमी और उनकी खराब स्थिति की वजह से सजा देना संभव नहीं है। जज ने खुद माना कि सबूतों के साथ भारी लापरवाही हुई, लेकिन सवाल यह है, क्या ये बेगुनाही थी या सिस्टम की नाकामी? साध्वी प्रज्ञा को 2017 में जमानत मिली थी और 2019 में वो भोपाल से सांसद बनी। उनकी छवि को लेकर कई सवाल उठे। कभी व्हीलचेयर पर दिखने वाली साध्वी प्रज्ञा बाद में खड़े होकर प्रचार करती नजर आई। दोस्तों, ये केस सिर्फ साध्वी प्रज्ञा या मालेगांव ब्लास्ट की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो सबूतों को नष्ट कर देता है, गवाहों को डराता है और जांच को कमजोर करता है। अगर सबूत सुरक्षित रखे जाते तो क्या नतीजा अलग नहीं होता? क्या ये लापरवाही थी या जानबूझकर सबूत मिटाए गए? क्या ये केस हिंदू आतंकवाद को खारिज करने की साजिश थी, जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं? इस केस ने एक बार फिर साबित किया कि हमारे देश में न्याय की राह आसान नहीं है। जब तक सिस्टम सुधरेगा नहीं, तब तक ऐसे मामले सामने आते रहेंगे।